हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप अपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और अब आपको चीजें आसान भी लग रही होगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं जो थियोरी हमने पढ़ी थी, वर्नर्स थियोरी। ठीक है, वर्नर्स थियोरी का क्या कहना था? वर्नर्स थियोरी का क्या कहना था कि अगर एक मेटल है जो डी ब्लॉक का है, ठीक, तो ये जो मेटल है ना वो अपने पास में इस तरह से मैं बता रहा हूं, ठीक है, दो जोन क्रिएट करता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये वाला एक जोन बताया, ठीक है, और एक ये वाला जोन बताया। इस तरह से जो मेटल है वो दो जोन क्रिएट करता है। दो जोन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि उसको दो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है ना। जो मेटल है इसको दो वैलेंसी है ना, जिसको क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, इसलिए वो दो जोन बनाता है। एक ये वाला जो है इन्हें हम इनर जोन कहते हैं, है ना, इनर जोन कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर है इसे हम क्या कहते हैं, आउटर जोन। क्या कहते हैं, आउटर जोन, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर ऐसा भी हमने कहा था। यहां तक आपको पता होगा। ठीक है, अब ये जो दो वैलेंसी है, ऑब्वियसली एक जो है उसका नाम प्राइमरी है, एक जो है उसका नाम सेकेंडरी है। करेक्ट है? तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बताओ बच्चों अगर आपको याद है तो बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल के कौन से स्फीयर में होती है ना, यानी मेटल जो है वो कौन से जोन में अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है? तो आपका आंसर आएगा इनर जोन के अंदर। सेकेंडरी वैलेंसी को इनर जोन में रखता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखता है ना। यानी ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये लिगैंड्स होती है ना। आई होप आपको फंडा बैठ रहा होगा दिमाग में। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको मेटल कहाँ सेटिस्फाई करता है? आउटर जोन में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी ये काउंटर आयंस होता है कि नहीं? क्या होता है? काउंटर आयंस होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ पा रहा होगा। पर आप सोचोगे कि सर बचपन से हम मेटल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वैलेंसी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो ऐसा ही सुना है कि वैलेंसी एक ही होती है, जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है ना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। करेक्ट, ऐसे सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स होती है ना। तो ये आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक आपने डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा नहीं पढ़ा। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना बेटा, उनके पास में वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको मैंगनीज का एग्जाम्पल देता हूँ, Mn मैंगनीज। ठीक है, वो +1 से लेके +7 तक चार्ज बता सकता है अपने सर पे, है ना। तो उसके पास बहुत सारी वैलेंसीज अवेलेबल होती है, इसलिए उस टाइप के एलिमेंट्स जिनके पास बहुत सारी वैलेंसी है, जो डी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, वो इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जहां पर वो दो जोन क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि क्यों मेटल दो वैलेंसी बना करके दो जोन बना करके दो वैलेंसी को सेटिस्फाई करना क्यों चाहता है? ऐसा करने से मेटल को क्या खुशी होती है? तो ध्यान रखना, जो मेटल है यहां पर कोई भी जोन हो, इनर हो, आउटर हो, चाहे कोई भी वैलेंसी हो, प्राइमरी वैलेंसी हो यानी काउंटर आयंस हो, सेकेंडरी वैलेंसी हो यानी लिगैंड्स हो, कुछ भी हो, मेटल्स के पास में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन तो लेना देना होता ही है, अरे उसी को तो हम वैलेंसी कहते हैं कि नहीं? करेक्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है हमेशा हमेशा कहां होता है? आउटर मोस्ट शेल। कहां होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल में होता है। मेटल के अंदर के जो शेल होते हैं उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो भी इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो, शेयर हो, डोनेटिंग हो, विड्रॉइंग हो, वॉट एवर इट इज, any type of electron transfer always activates on metal's outer shell। outermost shell पे ही हमेशा लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। तो मेटल को क्या जरूरत पड़ी दो जोन बना के दो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की? ऐसा करने से मेटल को क्या मिलता है? ध्यान से सुनना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव। करेक्ट, याद रखना, मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने का ट्राई करता है, और इस ट्राई के चक्कर में वो दो जोन बना करके दो वैलेंसी को सेटिस्फाई करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जिसमें इनर जोन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, डेटिव बॉन्ड्स बनते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, और आउटर जोन के अंदर सिर्फ सेंट्रल मेटल का जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है, ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ पा रही होगी। लेकिन
इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो सके आउटर मोस्ट शेल में, किसके, मेटल के। क्यों? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कंप्लीट शेल, है ना। कंप्लीट शेल यानी क्या? जैसा इनर्ट गैसेस में होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली डिसाइड्स द स्टेबिलिटी। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को इनर्ट करने के लिए हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स में लेन देन करता है। ये बेसिक थंब रूल है केमिस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को नोबल गैस बनना होता है, इसलिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो डी ब्लॉक के है वो भी यही करेंगे, लेकिन फर्क क्या है? जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं ना, वो दो जोन के थ्रू करेंगे, इनर जोन, आउटर जोन। बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें ऐसा फंडा नहीं आता है, क्योंकि उनके पास फिक्स्ड वैलेंसीज होती है। डी ब्लॉक का जो है ना एलिमेंट, उसके पास फिक्स्ड वैलेंसीज नहीं होती है, वेरिएबल वैलेंसीज होती है, जिस वजह से वो दो जोन बना करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नाम की चीज को पैदा करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारा फंडा समझ में आ पा रहा होगा। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? जैसे हीलियम के अंदर होते हैं 2, है ना, नियॉन के अंदर होते हैं 10, आर्गन के अंदर होते हैं 18, क्रिप्टॉन के अंदर एक्सेट्रा, है ना, लाइक दैट। तो इतने नंबर आने चाहिए। अब देखते हैं कि मेटल इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कैसे करता है, इसको समझा कैसे जा सकता है। इसलिए कंसेप्ट का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसे कहते हैं EAN रूल। क्या कहते हैं जिसे? EAN रूल, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN एक नंबर है, ये नंबर अगर आपको मिले, ठीक है, वो इससे मैच होता होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं यही नंबर मिलेगा, इनमें से ही कोई नंबर मिलेगा, लेकिन इसके आसपास होगा। जैसे इसका नंबर 11 आ सकता है तो 10 के आसपास होगा, है ना, 19 आ सकता है, 20 आ सकता है, लाइक दैट। EAN नंबर, ये जो नंबर है आपको बताएगा कि मेटल के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके दोनों जोन बन करके वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको EAN रूल फॉलो करना पड़ेगा। और तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मेटल अपने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है। और अगर वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में रख रहा है आपको पता चल गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है या नहीं। और इससे ही स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी मालूम पड़ जाएगी, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फुल प्रूफ थियरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल अटेम्प्ट था समझने के लिए कि मेटल दो वैलेंसी को सेटिस्फाई करके स्टेबल कैसे हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि शायद ऐसा करने पे उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बन पा रहा होगा, यानी इनर्ट गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में होंगे। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसलिए साइंटिस्ट ने EAN रूल का एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट EAN रूल। तो आई होप आपको हिस्ट्री समझ में आ गया है कि EAN रूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट अस सी व्हाट इज EAN रूल। थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं EAN रूल पे, और फिर मैं सीधा आपको रूल की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, EAN। चलिए, सबसे पहले इट गिव्स काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, है ना, और ऐसा कहना चाहिए आउटरमोस्ट शेल और सराउंडिंग, ऐसा भी कह सकते हैं, या तो आउटरमोस्ट शेल बोलो या तो फिर मेटल के पास या उसके आसपास, ऐसा कहेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट मतलब वही होता है कि आउटरमोस्ट शेल में ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल और सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल के इर्द गिर्द आफ्टर द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, है ना, दैट इज कॉल्ड एज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है EAN की,
इससे क्या होगा? कैन अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि दिस विल डिसाइड द स्टेबिलिटी, ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दिस विल डिसाइड द स्टेबिलिटी, बट दिस विल जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दिस इज नॉट गोइंग टू डिसाइड। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है, इसको जांच करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपको एक हल्का सा अंदाजा दे सकता है। ठीक है, कैन अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब सवाल आएगा हाउ, कैसे? ठीक है, हाउ? इफ EAN, effective atomic number, is close to inert gas configuration, ठीक है, compound is probable to be stable। ठीक है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कंपाउंड इज प्रोबेबली स्टेबल। ठीक है, पर ये कोई फुल प्रूफ 100% स्टेटमेंट नहीं है, समझा जा सकता है। अगर EAN नंबर से आप EAN नंबर थोड़ा बहुत दूर है ना, जैसे अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का नंबर होता है 36 और आपका EAN नंबर आ रहा है मान लो 42, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो बहुत ज्यादा गैप हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी, ये उसका कहने का मतलब है, ऐसा समझा जा सकता है। अब सवाल ये है कि सर हम काउंट कैसे करें EAN नंबर को? ठीक है, EAN नंबर को काउंट कैसे करें? काउंट कैसे करें मतलब क्या, फॉर्मूला क्या है? ठीक है, चलो तो फॉर्मूला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z माइनस एक्स प्लस वाई। Z क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। X क्या है? X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, आपको याद है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा था। ठीक है, और वही ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग IUPAC नेम में मेटल के बाद भी लिखते हैं रोमन नंबर में, याद आया कि नहीं? तो ये सब प्रैक्टिस में आपको इसलिए करवा रहा था ताकि यहाँ पर कंसेप्ट इजी पड़ जाए। अभी समझो मैंने अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल निकालना सिखाया ही नहीं होता तो आपको EAN नंबर आता ही नहीं, ना ही आपको IUPAC नेम आता। तो हम लोग जो लेक्चर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे ना तो आपको सारी बातें एक एक करके दिमाग में बैठ जाएंगी। मैंने लेक्चर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके बनाया है। ठीक है, तो प्लीज आप कभी भी अगर लेक्चर देख रहे हैं ना तो उसके पहले के लेक्चर जरूर रिवाइज करें। पर सर ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आज का लेक्चर बैठ रहा हूँ, देखने वाला हूँ 1 घंटे का, तो मैं पहले के 5 घंटे के बैठ के रिवाइज करूँ लेक्चर, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जब भी आप लेक्चर देखते हो ना तभी नोट्स बनाया करो। अभी आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आपकी बुक पे लिखा हुआ रहेगा। फिर जब आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ नोटबुक के ऊपर एक नजर घुमानी है। ठीक है, तो आपको बातें क्लिक हो जाएगी। वरना कभी कभी कैसा मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा लेकिन आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पिछला कंसेप्ट याद नहीं होगा। ठीक है, तो टेक दिस ऑल वेरी सीरियसली। ठीक है, ये सब बहुत आसान है समझने में, मैं अभी भी बता रहा हूँ। साइंस है ना, हमको डिफिकल्ट लगता है नहीं। ठीक है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लेट अस कम टू द कंसेप्ट। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। Y क्या है? Y थोड़ा सा अजीब है, ध्यान से सुनिए। Y क्या है? Y क्या है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं पूरा लिखता हूँ, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आपको तो याद ही होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे निकालते हैं, है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म बाय द लिगेंड्स टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल, है ना? डेटिव बॉन्ड्स काउंट कर लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मालूम पड़ जाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम पड़ जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, और वो पूरा जो है वो Y होता है। जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे आपको मिल जाएगा EAN ऑफ सेंट्रल मेटल। EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या होता है? ये आपको क्या आंसर देगा कि किसी मेटल के अंदर
आई मीन किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो उससे क्या मालूम पड़ेगा, अगेन उससे क्या मालूम पड़ेगा, स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, अगर ये नंबर एट इनर्ट गैस के करीब है तो कंपाउंड स्टेबल होगा, अगर इनर्ट गैस से बहुत दूर है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। ऐसा सिर्फ परखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा जिसमें आपको ये अप्लाई करना होगा। कोई भी एक रैंडम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जस्ट एनी रैंडम एग्जांपल, लेट मी टेक K4 FeCN6। चलिए जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। चलिए तब तक क्या आप इस कंपाउंड का मुझे IUPAC नेम बता सकते हैं, ठीक है। अब इस वक्त आई गेस आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही जानी चाहिए कि बिना लिखे मैं डायरेक्ट बता सकूं इसका नाम क्या होगा। देखिए PLMN को फॉलो करते हुए, P क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम। क्या इसका नंबर मेंशन करता है, नहीं करता है, तो मैं टेट्रा पोटेशियम बोलूंगा या पोटेशियम बोलूंगा, सिर्फ पोटेशियम बोलूंगा, तो इसका नाम आएगा पोटेशियम, ठीक। उसके बाद में L यानी लिगैंड। यहाँ पर लिगैंड कौन है, सेंट्रल मेटल के अलावा साइनाइड, तो मुझे आइड नहीं बोलना चाहिए, O बोलना चाहिए, तो ये हो जाएगा साइनो। कितना है, इसका नंबर मेंशन करना होता है, 6 है, तो क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो। तब तक का नाम क्या बना, पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक है। Pl हो गया। अब M आएगा सेंट्रल मेटल, कौन है सेंट्रल मेटल, आयरन। तो मुझे आयरन लिखना चाहिए, फेरम लिखना चाहिए कि फेरेट लिखना चाहिए। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन है तो बॉक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, यानी ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब लैटिन नेम लिख करके उसके अंदर 8 लिखना होता है, तो आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, और उसमें 8 लिखेंगे तो हो जाएगा फेरेट। तो अब तक का नाम क्या बना, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब सेंट्रल मेटल के बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होता है, तो आप इसके अंदर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं, +1 ऐसा 4 बार है तो ये +4 हो गया, +X साइनाइड -1 ऐसा 6 बार है तो -6 हो गया, +4 +X -6, X को रहने दीजिए, -6 +4 कितना हो गया, -2, तो X -2 इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ जाएगा 2, तो Fe पे चार्ज है 2। इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। आई होप आपको समझ में आ पा रहा है। चलिए अभी इसका मैंने आपसे पूछा, चलो EAN नंबर बताओ, तो EAN कैसे कैलकुलेट करते बच्चा, EAN देखो फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है, Z। EAN किसका होता है, सेंट्रल मेटल का होता है, तो Fe को सर्कल कर लो क्योंकि उसकी बात चलेगी, ठीक है। चलो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, है ना, याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के 21 to 30 बताए थे, 21 to 30 डी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, इसलिए सिखाता था कि आपको एटॉमिक नंबर और नाम याद रहता है ना। इस दिन के लिए वो फर्स्ट लेक्चर बताया था मैंने आपको। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल क्या होता है, Fe का होता है नंबर 26 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, -X। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी आपने जब IUPAC लिखा तभी आपको मालूम पड़ा कि Fe का स्टेट क्या है 2, तो यहां लिखना चाहिए 2, ठीक है, प्लस Y क्या है, 2 टाइम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइम्स द कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 2 into व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर यानी डेटिव बॉन्ड्स। तो लिगैंड्स को देखना चाहिए क्योंकि वही तो डेटिव बॉन्ड बनाता है। लिगैंड कौन है, साइनाइड। कौन सा है ये, कौन से टाइप का है, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड क्या है ये एम्बीडेंटेड है। एम्बीडेंटेड यानी क्या, कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाता किसी एक ही साइड से है, मतलब है तो मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड है यानी एक बॉन्ड बनाने वाला है, ऐसे 6 है तो एक बॉन्ड बनाने वाले 6, यानी टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 6 बॉन्ड्स ही बनेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 6। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, 26 - 2 + 12 कितना बनेगा आंसर, निकालो। नंबर आपको निकल कर क्या आएगा 36, करेक्ट है कि नहीं। और 36 जो होता है ये क्या है, क्रिप्टॉन, है ना। क्रिप्टॉन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैस की तरह है, यानी ये कंपाउंड जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इसका EAN नंबर मिल रहा है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो ये सिर्फ अंदाजा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 100% ये स्टेबल ही होगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये बाकी कंपाउंड्स के मुकाबले इसकी स्टेबिलिटी में जांच सकता हूं कि अच्छी खासी होगी, ठीक है।
और स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं वो आगे आगे हम जैसे पढ़ेंगे। मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें सारी बातें अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको EN नंबर का रूल आपको समझ में आया है। असली बात मैं आपको सिखाता हूँ EN नंबर की। ठीक है, देखिए EN नंबर एक्चुअली कहना क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं Fe के इर्द गिर्द। तो ये इस फॉर्मूला से कैसे समझे, देखो अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल की, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। हालांकि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल की, मतलब मैं आपको बता रहा हूं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल। एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का इस केस के अंदर, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के अंदर पहले से थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, -x यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी यहाँ पे देखिए Fe इस ओरिजिनल एटम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26, यानी 26 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये बात समझ में आ पा रही है आपको। ठीक है, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि Fe इस कंपाउंड के अंदर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपका जवाब आएगा इस कंपाउंड के अंदर Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। +2 का मतलब क्या होता है, Fe ने अपने अंदर से जब 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए होंगे तब +2 बना होगा। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन 26 थे, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, यानी अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वही बात तो यहां से पता चल रही है, एटॉमिक नंबर माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 24 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना। प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास में, जगह बना लेता हूँ। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी मैं ऐसे बात करूं डेटिव बॉन्ड, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड। चलो दुनिया का कोई भी बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना, बॉन्ड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ के ना। एक बॉन्ड के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है। बात समझ में आ पा रही है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है। तो नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड, है ना, वह इसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इस केस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है अपना 6, यानी 6 डेटिव बॉन्ड है। तो आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। 6 डेटिव बॉन्ड है तो इंटू 2 करेंगे, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या है, साइनाइड ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को Fe के तरफ डोनेट किया है। तो Fe के पास में पहले 26 इलेक्ट्रॉन थे, +2 चार्ज आने की वजह से 24 हुए, और बाद में 6 साइनाइड। ठीक है, देखिए ये 3 4 5 और ये 6 साइनाइड ने Fe के तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है बेटा, डोनेट कर दिया है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट किया है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 12। देखो 12 नंबर निकल करके आ रहा है ना, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स और घुस चुके हैं Fe के अंदर जो साइनाइड ने उसको दिए हैं। तो 24 थे और 12 आ गए, टोटल कितने हो गए, 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से Fe के आसपास इस कंपाउंड के अंदर 36 इलेक्ट्रॉन जमा है, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो समझाता है कि ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्यों हो सकती है ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा और EN का पूरा फंडा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ में हम लोग ने इतनी टेक्निकल टर्म्स इस चैप्टर में पढ़ ली है। ठीक है, तो मैं आपको एक हल्का सा मैप बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आई होप आप ये नोट कर रहे होंगे, मैंने वाइट कर दिया इसको। देखिए आपसे अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसके बारे में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप बता सकते हैं। ठीक है, टाइप का मतलब क्या, टाइप का मतलब क्या, 3 है, या तो ये कैटायोनिक होगा, है ना, या तो ये न्यूट्रल होगा, या तो ये एनायोनिक होगा। ठीक है, ये रेड कलर का एक्चुअली ब्लैक वाला इंक खत्म हो गया और रेड वाला लाइट दिखाई देता है, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका अगर मैंने आपसे टाइप पूछा, करेक्ट, तो वो क्या होगा, या तो कैटायनिक होगा, या तो एनायनिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। वो आपको कैसे पता चलता है, बॉक्स को देख के। अगर बॉक्स जो है उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, और कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन हमको क्या पता चलेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, यही ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर
टाइप ऑफ लिगैंड क्या है, टाइप ऑफ लिगैंड क्या है। टाइप ऑफ लिगैंड अगर मैं कहूं तो आपको दो चीजें बतानी होती है। टाइप ऑफ लिगैंड यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है या हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यानी जितने लिगैंड्स प्रेजेंट है सारे के सारे सेम है, अगर सारे के सारे सेम है तो होमोलिप्टिक। अगर बहुत सारे टाइप के लिगैंड्स प्रेजेंट है, एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड्स प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एक टाइप अगर मैं आपसे पूछूं लिगैंड का, तो वो क्या हो सकता है, या तो मैं आपको डेंटिसिटी के हिसाब से पूछ रहा हूं कि जो लिगैंड आपके पास प्रेजेंट है वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है या हेक्साडेंटेड है या जो भी डेंटेड है, ठीक है। या तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तीसरी बात जो हमको क्या पता चलती है ना, हमको पता चलती है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि सबसे बड़ी बात है। यानी क्या, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म। ये आपको लिगैंड्स देख करके, लिगैंड्स का टाइप देख करके, लिगैंड्स की डेंसिटी देख करके आपको मालूम पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स कितने बन पा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पता चलेगा, अगर आपको ये सब मालूम है, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल निकाल पा रहे होंगे किसी कंपाउंड का, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा है। इसके बाद ही आप लिख सकते हैं IUPAC, है ना, IUPAC नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है। और जब आपको ये सारी बातें पता होगी तब जाके आप एक लास्ट कंसेप्ट जो टेक्निकल टर्म है वो सीख पाएंगे, जिसे हम कहते हैं EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के आपको ये सारी बातें एक एक करके सारी याद आनी चाहिए, एक एक करके सारी आप बता पानी चाहिए, तब जाके आप इस चैप्टर के अंदर मास्टर कर जाओगे। तब जाके इस चैप्टर में से अगर आपको कुछ भी पूछा किसी कंपाउंड के बारे में, आप धड़ से आंसर दे पाओगे, अब तक जितना लेक्चर सिखाया है उसके मुताबिक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप किसी भी कंपाउंड पर अप्लाई कर लीजिए। अब यही सब चीजें हम लाइन बाय लाइन ढूंढने वाले हैं, ठीक है। कैसे ढूंढने वाले हैं हम लाइन बाय लाइन, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके 6 एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें से 3 एग्जाम्पल का मैं IUPAC नेम दूंगा, तो आपको उसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके बाकी की चीजें जाननी है, ठीक है। और बाकी 3 कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर दूंगा, आपको उसका IUPAC नेम एंड एक्सेट्रा सारी चीजें जाननी है। कितने दूंगा, टोटल 6। और फिर आपको समय दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको ढूंढना है। ये नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये सारे आंसर आपको करने हैं, ठीक है। तो अब वो जो 6 एग्जाम्पल है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें से ये 3 जो है वो फॉर्मूला है जिसका आपको IUPAC नेम और बाकी सारे पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है। ये जो बाकी के 3 जो मैंने नेम लिख के दिए हैं उसके बाद आपको फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, तब तक आपको ये फाइंड करके रखना है, ठीक। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया रहेगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, ठीक है। चलिए मैं ये रब करता हूँ। अब ध्यान देना, EAN को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि EAN का भाई तुम डिस्क्रिप्शन दे दो या डेफिनेशन दे दो 2 मार्क के लिए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये लिखना है आपको। देखो डेफिनेशन ऑफ EAN को, EAN is early attempt to find stability of EAN is early attempt to find stability of complexes given by the scientist called Sedgwick, ठीक है। ये सेडविक करके एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसका स्पेलिंग में शायद G है, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे कोई पूछेगा नहीं, ये जरूरी नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सेडविक ने दिया था ये कंसेप्ट, ठीक है, EAN का, ठीक है। ये क्या बोलता है, EAN is the number of electrons around central metal in the complex, ठीक है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, EAN also
says that central metal ion, सेंट्रल मेटल आयन यानी क्या मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आओ उसको, है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल तो बन जाएगा सेंट्रल मेटल आयन। तो ये यही बोलता है कि सेंट्रल मेटल आयन जो है कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको पहले से ही पता है कि जो सेंट्रल मेटल है वो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वो एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेप्ट करता है। अगर सेंट्रल मेटल आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो कोई डोनेट करने वाला भी होगा, तो जो डोनेट करने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं, लिगैंड। तो लिगैंड ने जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं सेंट्रल मेटल को वो मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या वो अनगिनत क्वांटिटी में एक्सेप्ट करते रहेगा? नहीं, वो कब तक एक्सेप्ट करते रहेगा जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस ऐसा नहीं हो जाता। ध्यान से सुनना मेरी बात। ईयर नंबर आल्सो सेज दैट सेंट्रल मेटल कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टिल द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स इनर्ट। ठीक है, यानी Fe जैसे हम कहें, है ना, जैसे हमने EN सीखने के लिए एक एग्जांपल लिया था K4FeCN6, फिर इसमें EN का फॉर्मूला लगाया था तो अपना आंसर आया था 36। तो ये क्या कहता है, जो Fe है वो एटम है, एटम को आप बना दो आयन, तो इसमें Fe का जो स्टेट है वो +2 है K4FeCN6 के अंदर। तो इसमें से क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको Fe+2 बना दिया। तो इसे मैं कहूंगा सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन। तो ये सेंट्रल मेटल आयन जो है अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। करेक्ट है, क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला है। कब तक एक्सेप्ट करने वाला है, जब तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो इनर्ट नहीं हो जाता। तो आप समझो यहाँ पे जब ये एटम था, एटॉमिक नंबर 26 था, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हो गए, 26 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। तो ये +2 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट नहीं होता। इनर्ट नहीं होता, इनर्ट का मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, देखो इनर्ट का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, है ना, जैसे हीलियम का होता है 10, 18, 36, 52, 86, ऐसा नहीं हो जाता। तो आप देखिए 26 है ना, स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि +2 चार्ज है तो 24 हो गया। और 24 के बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 18 थोड़ी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स कम थोड़ी करने हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाले हैं। तो 24 से ज्यादा नंबर क्या है, 36। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, जब तक इसका 36 नहीं हो जाता, जब तक इसका 36 नहीं हो जाता। तो 36 होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। बात समझ में, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, यानी 6 डेटिव बॉन्ड की जरूरत है। ठीक है, यानी क्या, ऐसे मोनोडेंटेड लिगैंड चाहिए, यानी एक बॉन्ड बनाने वाले लिगैंड चाहिए 6, है ना। बाइडेंटेड लिगैंड्स कितने होने चाहिए, फिर 3, है ना, लाइक दैट। हेक्साडेंटेड लिगैंड कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अकेला एक लिगैंड ही है वो तो 6 को 6 बॉन्ड बना देगा, है ना, 6 के 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कि नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये EN नंबर 36 आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं साइनाइड ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये उसका पूरा फंडा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे EN नंबर का डेफिनेशन बता दो, तो ये आप सारा डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल उठा करके आप दे दो उसका EN नंबर निकाल करके। ठीक है, तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि EN नंबर क्या है। ये होमवर्क आप करके रखिएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा। ठीक, तब आप वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ अभी हम लोग को और आगे बढ़ना चाहिए नेक्स्ट कंसेप्ट के पास। ठीक है, जो अगला कंसेप्ट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इसी टॉपिक से निकलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहले मैं आपको मैप बताता हूँ कि मैप के थ्रू इसको कैसे पढ़ा जाएगा आइसोमेरिज्म को। ठीक है, सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म है, ये वो आइसोमेरिज्म नहीं है जो हमने 11th में सीखी थी। ये आइसोमेरिज्म का मतलब वही है
ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहेगा, ये सब बातें तो ठीक है, पर हम एक्सक्लूसिवली ये पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. डू नॉट कंफ्यूज दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विद एनी अदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन द अदर चैप्टर्स. ठीक है, ध्यान से देखना. इसमें आइसोमेरिज्म को दो तरह से समझेंगे. ठीक है, एक जिसको मैं कहता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. क्या कहता हूं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और दूसरा जिसे मैं कहता हूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके अंदर हम लोग को टोटल 5 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़नी है. ठीक है, टोटल कितनी पढ़नी है? 5 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़नी है. फर्स्ट जिसको मैं कहता हूं एल, है ना. दूसरी जिसको मैं कहता हूं आई. तीसरी जिसको मैं कहूंगा सी. चौथी जिसको मैं कहता हूं एच. और फिफ्थ जिसे मैं कहता हूं चार टाइप के पढ़ते हैं. 5 नहीं, टोटल 4 पढ़ेंगे. ठीक है, LICH लीच. LICH लीच. जस्ट वे टू रिमेम्बर, लीच याद रखिए. लीच का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एल का एक्चुअल मतलब होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म. ठीक है, आई का मतलब होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. और एच का मतलब होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. ठीक है, एक्चुअली हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को है ना ऐसा सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो उसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं. लाइक दैट, जस्ट अ वे टू रिमेम्बर लीच. ठीक है, लिंकेज आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं. जैसा आपके टेक्स्ट में मेंशन किया सॉल्वेट ऐसे कह देता हूं. ठीक है, अगर सॉल्वेंट है वो वाटर होगा तो हाइड्रेट कहेंगे, नहीं तो सॉल्वेट कहेंगे. ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इसको 2 टाइप में पढ़ना है. ठीक है, एक जो आपने देखा है ऑलरेडी पहले भी, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, सिस ट्रांस अगर आपको याद आता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमने पहले भी देखा है. और एक जिसे मैं कहूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल है, दूसरी क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यू है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. इसको समझाने में बहुत हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ये सबसे आसान है ज्योमेट्रिकल. ठीक है, अभी आज के लेक्चर में आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन में हल्का सा सिखा करके आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लेके आऊंगा और ये लीच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म करने की कोशिश करूंगा. अगर टाइम बचा तो हम लोग जरूर स्टीरियो पे जाएंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं बचा तो आज के लेक्चर में लीच कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. आई होप ये मैप समझ में आ पा रहा होगा. आप मैप बना लीजिएगा बुक में ताकि आगे के समझने में आसानी हो जाए. करेक्ट. चलिए आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं. जो आइसोमेरिज्म है इसे मैं कैसे डिफाइन करता हूं कि ध्यान से देखना. प्रॉपर्टी, ठीक है, इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, प्रॉपर्टी इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम, है ना, बट compounds have at least one different property. ठीक है, यानी क्या आइसोमेरिज्म क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है इन विच
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो तो सेम रहता है दो कंपाउंड्स के बीच में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो कंपाउंड सेम, तो फिर प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे पाई जाती है? अरे इसी फंडे को तो नाम दिया आइसोमेरिज्म। ऐसा होता है कि दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम आ रहा है, लेकिन ये कुछ अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी बता रहा है, तो इसी फंडे को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एंड कंपाउंड दैट शो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो ये प्रॉपर्टी बताते हैं इन्हें क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। करेक्ट? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इस आइसोमेरिज्म के अंदर है ना हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस चैप्टर के लिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है ना? प्रॉपर्टी in which chemical formula यानी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना remains same but ध्यान से सुनना, अटैचमेंट या फिर ऐसा कहूं लिंकेज, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लिंकेज वर्ड, बट मुझे लगता है लिंकेज नहीं बोलना चाहिए, तो बेटर वर्ड इज अटैचमेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स यानी सभी एटम्स जिसके थ्रू वो कंपाउंड बना है, ठीक है, इज डिफरेंट। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि जो अंदर के एटम्स है उनका जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है वो अलग तरीके का हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखाई दे रहा है बिकॉज अमाउंट ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो आपको केमिकल फॉर्मूला सेम दिखाई देगा, लेकिन दोनों कंपाउंड के अंदर अलग अलग तरह से अटैचमेंट हुई रहेगी एक दूसरे के साथ में एटम्स के। ठीक, इस तरह से। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड सच ऑब्वियसली सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इसके अंदर हम लोग को टोटल 4 पढ़नी थी, LICH, लीच, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट वाली पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है L यानी लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आइसोमेरिज्म in complex compound arising due to different linkage of atoms, arising due to different linkage of atoms to central metal। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कहां से आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि डिफरेंट लिंकेज एटम्स होते हैं सेंट्रल एटम से। ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ में जो एटम्स लिंक होने वाले हैं वो डिफरेंट एटम से हो पा रहे होंगे। इसका आसान भाषा में अगर आपको मैं मतलब समझाने की कोशिश करूं तो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है ये पॉसिबल only when more than one donor atom or donor site, है ना? It is possible only when more than one donor atom or more than one donor site is available। ठीक है, जरा इसका मतलब समझा सकते हैं क्या? ऐसा एक लिगैंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है तब जाके ऐसी टाइप की लिंकेज आइसोमेरिज्म आती है। मतलब सीधी सीधी बात है, ये किसकी बात कर रहा है?
ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, याद करो, ऐसा लिगेंड जिसके पास में एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। ठीक है, यानी क्या, एक से ज्यादा डोनर साइट है लेकिन बनाता बॉन्ड किसी एक ही साइड से है। ठीक है, याद करो, याद आया, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की बात कर रहा है। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं बेटा, उसके पास में एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। जैसे मैं अगर बात करूं CN, तो इसके पास कार्बन भी डोनर साइट है, नाइट्रोजन भी डोनर साइट है, लेकिन डोनेटिंग किसी एक ही साइड से होती है, या तो कार्बन से या तो नाइट्रोजन से। ठीक है, तब जाके ऐसी आइसोमेरिज्म अराइज होती है। लिंकेज आइसोमेरिज्म ओनली अराइजेस व्हेन देयर इज डिफरेंस इन लिंकेज ऑफ द एटम्स टू सेंट्रल मेटल। ठीक है, इट इज पॉसिबल व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर एटम और डोनर साइट इज अवेलेबल। ठीक है, और ये कब होता है, जब एम्पिडेंटेड लिगेंड होता है। ये सारे उसके मेन पॉइंट्स है। तो आज के बाद कभी भी दो एटम्स जिसके अंदर एम्पिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दो कंपाउंड्स आई मीन जिसके अंदर एम्पिडेंटेड लिगेंड है, तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर बताएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सक्लूसिवली लिंकेज आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताता हूं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बाद में हम यहां पर इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, डेफिनेशन ऑफ लिंकेज आइसोमर्स क्या है, देखिए ध्यान से सुनना। आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि आपको बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, पर मैं जो बोल रहा हूं आप नोट भी करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। Isomers formed when ligand has two donor atoms, है ना, when it has two donor atoms। ठीक है, ऑब्वियसली दो डोनर एटम मतलब अलग अलग डोनर एटम की बात कर रहा हूं ना। जैसे साइनाइड के अंदर दो डोनर एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है। ठीक है, जैसे इथिलीन डायमाइन में भी दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन फिर इथिलीन वाला मॉलिक्यूल फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पर दो एटम है पर दोनों सेम है, नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है, तो इसे हम लोग एम्बिडेंटेड नहीं कहते। ठीक है, दो एटम होने चाहिए और दोनों अलग होने चाहिए, इसका ये मतलब है। आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड्स हैव टू डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, है ना, एंड इट कोऑर्डिनेट्स with central metal through different atoms, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CO NH3 5 NO2 और ये ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा Cl2। इस तरह से कंपाउंड है। आप ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नेम, EN नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब ढूंढ सकते हैं, पर मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो सब आपको ऑलरेडी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको पहले के लेक्चर्स देखने चाहिए। ठीक है, चलिए, एक ये कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1 कह देता हूँ, और एक कंपाउंड मेरे पास और है, देखिएगा। ठीक है, CO NH3 5 ONO। ठीक है, ये लिखा हुआ है Cl2। ये कंपाउंड नंबर मेरे पास 2 है। चलिए जरा देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। एक कोबाल्ट 5 अमोनिया 5 अमोनिया, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला अगर आप समझे, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, लेकिन दोनों के प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है। अब दोनों के प्रॉपर्टीज के अंदर जो बहुत फर्क है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एटम है उनका जो अटैचमेंट है सेंट्रल मेटल से वो अलग है। कैसे, यहां पर देखिए, सेंट्रल मेटल के साथ में 5 अमोनिया अटैच है, साथ में NO2 अटैच्ड है ना, क्योंकि ये लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड है। क्लोरीन तो खैर वो तो प्राइमरी वैलेंसी है, वो तो आयन है, उसको जाने दीजिए। ठीक है, पर ये जो अंदर के होते हैं लिगेंड्स, ये डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल मेटल से। 5 अमोनिया अटैच्ड है और यहाँ पर एक नाइट्रो अटैच्ड है। नाइट्रो के अंदर कौन सा एटम है जो कोबाल्ट से कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो है नाइट्रोजन। कौन है ये, नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन इस वाले कंपाउंड के अंदर 5 अमोनिया
कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से कनेक्टेड है, जैसे इसमें, वो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रो है, यहाँ पर नाइट्रो में से कौन सा एटम ऐसा है जो कोऑर्डिनेटेड है कोबाल्ट के साथ, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है तो नाइट्रो मॉलिक्यूल ही, मॉलिक्यूल तो NO2 ही है, पर NO2 के पास दो डोनेटिंग साइट है, यानी दो डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बन सकता है, एक ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, इसलिए प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है, लेकिन देखने वाले को केमिकल फॉर्मूला सेम ही लगता है। तो यही तो है, जब देखने वाले को केमिकल फॉर्मूला सेम लगे लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी तो अलग हो, इसे ही कहते हैं आइसोमेरिज्म। इसी आइसोमेरिज्म के अंदर देखिए यहाँ पर एटम का अरेंजमेंट, नॉट अरेंजमेंट, एटम का अटैचमेंट अलग है ना, इसलिए हम आ गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और इसके अंदर भी हम आ गए लिंकेज आइसोमेरिज्म के, क्योंकि लिंक अलग है, यहाँ नाइट्रोजन से लिंक हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन से लिंक हो रही है सेंट्रल मेटल की तरफ। तो ये लिंक वाला फंडा है, ये सिर्फ कब आ सकता है, जब किसी लिगैंड के पास में एक से ज्यादा डोनर साइट हो। और ऐसा कब हो सकता है, जब सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एम्बिडेंटेड लिगैंड है तो उसका डोनेटिंग साइट अगर आप चेंज कर दे तो उसका एक आइसोमर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ पा रहा होगा। तो अब मैं आपको एम्बिडेंटेड लिगैंड के कुछ और आइसोमर्स बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिखा दूं, ये लिख लीजिएगा आप, आई होप आपने लिखा होगा। ठीक है, नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखिए, आई एम वाइपिंग इट ऑफ। चलो, जैसे अगर मैं आपसे एक कंपाउंड दूं, ये कंपाउंड देखिए FeH2O, let's write 5 times SCN, और बाहर में रख देता हूं Cl2। ठीक है, इस तरह से मैंने रख दिया होगा। तो ये कोई कंपाउंड एक मैंने दिया हुआ है, इसका नाम वगैरह आप सब लिख सकते हैं, मुझे पता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये एक कंपाउंड है। चलो बताओ, क्या इस कंपाउंड के अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? सबसे पहली बात, अहम बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए लिंकेज आइसोमेरिज्म को लेके, लिंकेज यानी लिंकेज बदलनी चाहिए, लिंकेज बदलनी चाहिए यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस एटम से बन रहा है वो बदलना चाहिए, है ना, फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, एम्बिडेंटेड में पॉसिबल है। बिना एम्बिडेंटेड लिगैंड के ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती है। द ओनली थंब रूल फॉर लिंकेज आइसोमेरिज्म इज एम्बिडेंटेड लिगैंड शुड बी प्रेजेंट। बात खत्म। यहाँ देखिए, आयरन, वाटर और SCN, यहाँ पर कौन सा लिगैंड प्रेजेंट है जो एम्बिडेंटेड है, तो आपको पता चलेगा। मैंने आपको 3 एम्बिडेंटेड लिगैंड सिखाए थे, साइनाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्रो, है ना। साइनाइड में C से बॉन्ड बन रहा है, थायोसाइनाइड में S से बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रो में N से बॉन्ड बन रहा है। इन सब का अगर हम लिंकेज चेंज कर दें, जैसे इन सब का लिंकेज चेंज अगर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन से बॉन्ड बन रहा था अब नाइट्रोजन से बनेगा, तो मैं इसे NC लिखूंगा। यहाँ पर जो सल्फर से बॉन्ड बन रहा था अब मैं इसे NCS लिखूंगा, तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर जो N से बॉन्ड बन रहा था अब मैं ONO लिखूंगा, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा। तो इसे अगर मैं साइनाइड कहता हूँ तो इसे आइसोसाइनाइड कहता हूँ, इसे अगर थायोसाइनाइड कहता हूँ तो इसे आइसोथायोसाइनाइड कहता हूँ, इसे नाइट्रो कहता हूँ तो इसे नाइट्राइटो ऐसा कहता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहचानिए कि ये जो कंपाउंड दिया गया है क्या इसके अंदर कोई एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है। देखिए लिगैंड कौन है, Fe के अलावा बॉक्स के अंदर क्या क्या है, वाटर और SCN। तो वाटर तो नहीं है, SCN ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है। यहाँ पर SCN लिखा है यानी बॉन्ड किससे बन पा रहा है, सल्फर से बॉन्ड बन पा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला लिख दूं, लेकिन अब इस बार सल्फर की जगह नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर का कंपाउंड बन जाएगा। Fe है, H2O है, 5 बार बना लिया ऐसे ही। ठीक है, SCN की जगह इसका एम्बिडेंटेड लिगैंड यानी NCS ऐसा मैंने लिख दिया, तो बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन से बनेगा, फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से सेम रहेगा। तो देखने वाले को कंपाउंड सेम लगता है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, क्योंकि अटैचमेंट ऑफ लिगैंड का एटम इज डिफरेंट विद द सेंट्रल मेटल। तो इसी टाइप के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इन दोनों को क्या कहेंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या लिंकेज आइसोमर्स, इनको कहना चाहिए लिंकेज आइसोमर्स, जो कैटेगरी है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की और जो हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से एम्बिडेंटेड लिगैंड ढूंढ लोगे तो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म मिल जाएगी। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। और मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं पर नहीं दे रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जंबल करके दूंगा, तो आपको उसमें मजा आएगा फाइंड करने में कि भाई कौन सा कंपाउंड कौन से आइसोमेरिज्म के लायक है। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म। I के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
या फिर मैं बताऊं आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऐसा कहता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आइसोमर्स in which chemical formula remains same but different ionizing species are obtained. Different ionizing species are obtained on हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो डिसोसिएशन ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, जब आइसोमर्स को हम डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग आयोनाइजिंग स्पीसीज मिलेगी, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। ऐसे टाइप के आइसोमर्स को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ एग्जांपल इस तरह से ले लेता हूं। देखो कि समझो मैंने एग्जांपल में लिया कोबाल्ट, अमोनिया, ठीक है, मान लेते 4 बार ले लिया, एक बार अमोनिया 4 बार नहीं 5 बार ले लेता हूँ, एक बार SO4 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके ब्रैकेट के बाहर रेड भी 4 बार होंगी। हाँ ठीक है, इस तरह से अमोनिया 5 बार, SO4 और बाहर मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो ये कोई कंपाउंड है जिसका आप IUPAC नेम वगैरह सब लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। और एक कंपाउंड यूं ले लेता हूँ SO4, CONH3 5 बार, Cl अंदर लेता हूँ, SO4 को बाहर लेता हूँ। देखने वाले को देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नजर आता है, एक कोबाल्ट 5 अमोनिया 5 अमोनिया, एक क्लोरीन एक सल्फेट, इस तरह से। ठीक है, पर ये जो है इसको अगर आप डिसोसिएट करिए, क्या करिए, इसको डिसोसिएट करिए। डिसोसिएट जब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, आपको याद है क्या होता है ना, कंपाउंड जो है वो 2 तरह से बढ़ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन एक काउंटर आयन। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन को अलग कर दीजिएगा, तो ये देगा CONH3 5 SO4 बॉक्स, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और प्लस क्लोरीन मिलेगा। आप जानते हैं क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो इस वक्त बॉक्स पे चार्ज क्या होगा, +1, इस तरह से। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको भी हाइड्रोलाइज कर लीजिए, ठीक है, आयनाइज यानी डिसोसिएट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा CONH3 5 बार Cl, इस तरह से। ठीक है, प्लस यहाँ पर SO4 बाहर आ जाएगा। अब जो सल्फेट होता है उस पर -2 चार्ज होता है, तो इस वक्त बॉक्स पे चार्ज क्या हो जाएगा, +2। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी जब आयोनाइज करते हैं तो आपको अलग अलग स्पीसीज मिलती है। यहाँ पर क्लोरीन मिल रही है स्पीसीज, यहाँ पर सल्फेट मिल रही है, यहाँ पर इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, यहाँ पर इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। तो आफ्टर दैट आयोनाइजेशन द स्पीसीज ऑब्टेन्ड आर डिफरेंट, है ना। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब होती है, जब आप कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं। ऑब्वियसली दोनों कंपाउंड जिनको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आयोनाइजिंग स्पीसीज मिलती है, फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए सेम है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स को आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और जो टेक्स्ट बुक में दिया है आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में पॉइंट, वो क्या दिया गया है, ठीक है, कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, है ना, बिटवीन coordination sphere and ionization sphere in ionization isomerism। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही है। अब चेक करो, यहां पर जो सल्फेट है इसको मैं बाहर ले लूं और क्लोरीन को अंदर ले लूं, तो नीचे वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं, या फिर नीचे वाले कंपाउंड में क्लोरीन को बाहर ले लूं सल्फेट को अंदर ले लूं, तो ऊपर वाला कंपाउंड बनेगा कि नहीं। यानी क्या, जो लिगैंड है, समझो यहाँ पर कौन लिगैंड है, SO4, तो उसका एक्सचेंज हो गया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन अंदर क्या आ गया, सल्फेट बाहर की तरफ आ गया, तो नया कंपाउंड जनरेट हो गया। यहाँ पर जो क्लोरीन है लिगैंड है, क्लोरीन को बाहर ले लो सल्फेट को अंदर ले लो, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ लिगैंड हो रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके बाहर जो भी होता है उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर। तो जब ऐसा एक्सचेंज होता है तब आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो टोटल 4 पढ़ने थे, लीच LICH, जिसमें से L और I आज खत्म किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से C और H और उसके साथ में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ये पूरी कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। करेक्ट, एक्चुअली आई विश टू कंप्लीट ऑल दिस टुडे ओनली। ठीक है, LICH चारों 4 आज ही खत्म करना था, बट देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच इन माय फोन, सो
ऑलराइट, यहाँ तक ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिए, यहाँ तक लर्न कर लीजिए, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आज नहीं तो कल पढ़ना ही है हमें, ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज। ऑलराइट, और जो होमवर्क दिया है वो जरूर करके रखना, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ठीक है। सब डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की आपको, या जो भी आइसोमेरिज्म सीखा है उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक।